Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year questions right from 2011 से 2024. अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर या कोई प्रीवियस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. नाउ अभी तक हमारा ये दोनों चैप्टर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने कवर कर लिया है. राइट इस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू, इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग जो है ये पिलर 1 जो था हमारा, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. राइट ये पिलर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कर. राइट एंड इससे हमारा अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन के आसपास, एग्जैक्टली 89 क्वेश्चंस के आसपास हमारा कवर हो जाएगा, एंड दैट टू इन ग्रेट डिटेल. सो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज एनपीए, बैड लोन्स एंड बेसल. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2022. क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में थोड़ा सा मतलब बेसिक जानकारी अगर लें, सो दिस वाज एन ऑटोनोमस बॉडी, राइट, एंड दिस ऑटोनोमस बॉडी रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट्स फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक. तो पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप मैनेजमेंट लेवल पे किनको अपॉइंट करना है, राइट, ये रिकमेंड कौन करता था सरकार को? तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो. साथ ही साथ ये पब्लिक सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस को किस प्रकार से इम्प्रूव करा जाए एंड कैपिटल किस प्रकार से रेज किया जाए, राइट, इसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज भी ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बताता था. ठीक है, तो वी हैव सीन कि बैंक बोर्ड ब्यूरो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे किन लोगों को अपॉइंट करा जाए, ये रिकमेंडेशन का काम बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था. साथ ही साथ बैंक बोर्ड ब्यूरो पब्लिक सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस को किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए, कैपिटल किस प्रकार से रेज किया जाए, उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह भी बताता था, रिकमेंड करता था. राइट, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ठीक है, एंड इसमें सबसे बेसिक सा जो इसका स्टेटमेंट, अगर मतलब सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो क्या है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. राइट, बस अगर इतना बात पता होता. अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. जैसे आपको ये बात समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा. इस स्टेटमेंट से तो ये लग रहा है ना कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं वही उसके चेयरपर्सन होंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के. तो ये स्टेटमेंट आपको, जैसे आपको पता चला गलत है, आप आंसर पे पहुंच जाओगे. ठीक, अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में अगर नहीं भी पता है तो भी आपका काम हो जाता. तो अगर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के कॉम्पोजिशन को देखें, राइट, तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे एंड 3 आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे. चेयरपर्सन कौन? तो चेयरपर्सन वो होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा. एक्स ऑफिशियो पर्सन कौन होंगे? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होंगे? तो जैसे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. एंड इसके साथ साथ आपको 5 एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, राइट, जिसमें से 2 जो है वो प्राइवेट सेक्टर से रहेंगे. समझ में आया? तो एक आपको चेयरपर्सन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब कि बिकॉज दे आर होल्डिंग सम पोजीशन, राइट, एंड उसके कारण वो लोग इस बोर्ड के मेंबर हैं. तो एक चेयरपर्सन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 5 एक्सपर्ट मेंबर. 5 एक्सपर्ट मेंबर में से 2 जो है वो प्राइवेट सेक्टर से मेंबर रहेंगे. ठीक है, ये इसका कॉम्पोजिशन हुआ. सिंपल सा बात है, एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट. अगर आप किसी बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ना है, या किसी भी बॉडी के बारे में, तो हम लोग ये तो पढ़ते ही है ना कि कौन होगा चेयरमैन. अब जैसे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता चलता है कि गलत है, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं. राइट, अब आप देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है. हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट सही है. देखो क्या कह रहा है, इट रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक. दिस इज करेक्ट. फिर दूसरा, इट हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स. ये भी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, एंड दिस बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, अब तो ये मतलब बॉडी को रिप्लेस कर दिया गया है किसी दूसरे बॉडी से, वो भी हम आपको अभी बता देंगे. लेकिन ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, दिस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पीजे नायक कमेटी. यहाँ तक सही है, तो हमें आंसर भी पता चल गया. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड 3 सही. सिर्फ यहाँ का जानकारी होना जरूरी नहीं है, आपको इस जानकारी के बेसिस पे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, राइट, एंड आप आराम से पहुँच जाओगे. आपको सारा स्टेटमेंट सही है ये मतलब जानने का ज़रूरत एकदम से नहीं है. देख लो यहाँ पे, खुद को आपको पता चल जाएगा. बेसिक जो आपको एकदम नॉलेज होता तो भी आप आंसर कर लेते. राइट, अब बस ऐसे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं कि हुआ क्या 2021 में कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो BBB है, राइट, ये अपॉइंटमेंट में जो इसका भागीदारी है, ये रिकमेंड कर रहा है ना टॉप मैनेजमेंट पोजीशन को,
टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में किसको अपॉइंट किया जाए, उसका नाम कौन रिकमेंड कर रहा है? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। तो ये बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो कितना ऑथराइज्ड है, इस चीज को क्वेश्चन किया गया 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, राइट। सो इन 2021 दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरोज अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के पास तो पावर ही नहीं है टू अपॉइंट द लेस एक्सपीरियंस कैंडिडेट ओवर मोर क्वालिफाइड वन। अब जैसा ये मतलब रूलिंग हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का, तो बहुत से डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। एंड इसी चीज को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नए बॉडी को बनाया। एंड वो नया बॉडी जो है वो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को रिप्लेस करा, राइट। वो नया बॉडी का नाम क्या था? FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसका काम क्या होगा? तो इट विल हेल्प द गवर्नमेंट चूज द राइट पीपल फॉर द टॉप पोजीशन इन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। दिस FSIB विल कीप द डेटाबेस ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट। दिस FSIB encourages better management and transparency in the financial institution, and this FSIB work with search and selection committee to pick the best leaders। अब इसमें भी आपको एक चेयर पर्सन होंगे जिसको गवर्नमेंट चूज करेगा, मेंबर होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आपको बैंकिंग इंश्योरेंस में, कुछ अदर ऑफिशियल्स होंगे जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कुछ मेंबर रहेंगे, RBI से कुछ मेंबर रहेंगे। तो अभी का स्टेटस क्या है कि FSIB को रिप्लेस कर दिया गया है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया गया है दिस FSIB बॉडी के द्वारा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फ्रॉम 2021। कह रहा है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है। दूसरा, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू RBI इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द RBI। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या RBI? है क्या? नहीं है ना। तो जैसे आपको ये बात पता चला, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है RBI को? कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी RBI का जिक्र है। तो जैसे आपको पता चला सेकंड स्टेटमेंट गलत है, हम लोग आंसर पे पहुंच गए। तो बहुत बार मान लो बहुत किसी को ऐसा होगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा क्या, यहाँ पे कुछ और होगा। पढ़ो ना नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। हो गया गलत। जैसे गलत हुआ आप आंसर पे पहुंच गए। इसका मतलब है 1 और 3 पक्का सही है। 3 क्या है? द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज his power from the RBI Act of 1934. This is correct. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, it appoints the governor and deputy governor of RBI under section 8 of RBI Act 1934. The RBI is an independent body. इसका मतलब ये है कि it takes its own decision on monetary policy and banking regulation. जबकि section 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, RBI Act 1934, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो RBI को डायरेक्शन दे सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द RBI गवर्नर। इसका मतलब क्या है कि दो RBI इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट हैज टू लिसन टू द गवर्नमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन एज पर सेक्शन 7। बट ये तो RBI एक्ट कह रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन, यहाँ लिख रहा है कि ये प्रोविजन संविधान में है। समझ में आ रहा है बात? एंड यही चीज है कि अब आप जब एग्जाम में ये चीज पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है? आपको लगेगा कि हाँ, सर्टेन प्रोविजंस आर देयर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को RBI को मानना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा है कहीं? अब आपको पता ही नहीं, या फिर आप ये स्टेटमेंट पे, आप ये वर्ड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप स्टैटिक कहीं से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए आप तैयार रहते हो ना बार बार। एंड कोई कितना भी मतलब बढ़िया टेस्ट सीरीज बना ले, वो UPSC के लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी। एंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या देखा हमने देखा कि RBI गवर्नर हैज अ पावर ऑफ जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ओवर RBI's ऑपरेशन, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 3। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेंशन कर दिया, उसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने सिंपल वर्ड्स में। अब थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2020। कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। तो हमें तो बस अगर इतना पता चल जाए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, हमारा काम हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते रहेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? तो इट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट यूजिंग इट्स करंट अर्निंग। कि एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या करा? लोन लिया, डेट लिया। अब इस कंपनी का आज जो अर्निंग है, क्या वो इस अर्निंग से इस लोन का इंटरेस्ट पे करने में समर्थ है? इस चीज को मेजर करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट। इट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग डेट using its current earning. It is expressed as the number of times the company
कंपनीज अर्निंग कैन कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट। यही हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्निंग कैन कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, कि कंपनी का अर्निंग जो है वो कितने बार आपको इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर लेगा, इस चीज का पता चलता है आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। ठीक, अब पहला देखो, it help in understanding the present risk of firm that a bank is going to give a loan to। सही है ना ये? अगर मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो उससे क्या होगा, उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा फाइनेंशियल रिस्क के बारे में जो कंपनी फेस कर सकता है या कर रहा है। एज द कंपनी मे स्ट्रगल टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, बहुत लो है, देन ये किस चीज का सिग्नल है? सिग्नल है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का, कि वो अपने करंट अर्निंग से अपने डेट का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा। राइट, अगर ICR, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म जिसको कि बैंक लोन देने वाला है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to। ये भी बात सही है। अगर आप यही रेशियो को आप सेवरल ईयर्स पे आप अगर एनालाइज करते हो, राइट, एंड आपको ये ट्रेंड ICR का ट्रेंड जो है वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी का अर्निंग जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट को पूरा कर सके। समझ में आया? सो प्रेजेंट रिस्क के साथ इमर्जिंग रिस्क भी बता रहा है। सही बात है ये दोनों। थर्ड देखो, द हायर अ borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt। अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हायर है तब कहीं ना कहीं हिसाब किताब तो सही है ना, कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में नहीं है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि अगर जो फर्म बोरो कर रहा है अगर हायर है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसका मतलब है उसका एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, मतलब डेट का इंटरेस्ट देना मतलब वर्स है उसके लिए, नहीं है। अगर ICR हायर है तो इसका मतलब है कि द कंपनी इज इन पोजीशन टू सर्विस इट्स डेट, द कंपनी इज इन पोजीशन कि कंपनी का अर्निंग जो है वो उसके इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर ले। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे थर्ड स्टेटमेंट गलत, 1 and 2 सही, आवर आंसर इज A, 1 and 2। ठीक है। अ हायर ICR means the company can easily pay its interest। ठीक है, लेकिन मतलब ये भी मत दिमाग में बैठा लेना कि हायर अगर ICR है तो इसका मतलब कंपनी हमेशा अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन इन जनरल हम लोग को जो भी मतलब UPSC पर्सपेक्टिव से जो भी MCQ वगैरह आएंगे ना, तो उसमें हम लोग को जनरल पर्सपेक्टिव देखना है, एकदम एक्सेप्शन का एक्सेप्शन नहीं देखना है। ठीक है, तो जनरल हम लोग क्या समझ रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, वो अच्छा होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी अगर लोन ले रहा है तो उसका अभी जो करंट अर्निंग हो रहा है कंपनी का, उस अर्निंग से क्या वो इस लोन का इंटरेस्ट पे करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है अगर कम है तो इसका मतलब कंपनी सक्षम नहीं है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हायर है तो इसका मतलब कंपनी जो है वो अपने करंट अर्निंग से इंटरेस्ट पेमेंट करने में सक्षम है। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। 2019 का क्वेश्चन। अब सबसे पहला तो ये जानना है कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर आपको लेंडर्स को कहते हैं, जो आपको पैसा दे रहा है। राइट, सो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर मतलब क्या हो गया कि बहुत से लेंडर्स है, इनके बीच के एग्रीमेंट का बात हो रहा है ना, मतलब ये भी एक लेंडर है, ये तीनों लेंडर हैं, तो इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मल्टीपल लेंडर्स हु हैव गिवन लोन टू द सेम बोरोवर। मतलब इसने भी इसी को लोन दिया है, इसने भी इसको दिया है, एंड इसने भी इसी पर्सन को लोन दिया है। सो उनके बीच में, ये तीनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। It helps in coordinating the action among lenders in case of loan default, in case of financial distress। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, तो देखो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बस अपने जानकारी के लिए रख लो। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त व्हिच वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुनील मेहता कमेटी। एंड इससे होगा क्या, बिकॉज इन तीनों लोगों ने मिलकर इसको लोन दिया है। राइट, इसने दिया है अलग से, इसने दिया है अलग से, इसने दिया है अलग से, एंड ये क्या है, ये लोन डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का पर्पस, एम क्या है, टू रिजॉल्व द बैड लोन मोर एफिशिएंटली। एंड इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, सिंपल भाषा में बस इतना कुछ पॉइंट दिमाग में रख लो कि दिस इज एप्लीकेबल टू द लोन ऑफ 50
करोड़ और एवव, एंड इससे होगा क्या, इससे बैड लोन का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट वगैरह हो जाएगा, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, तो क्या है पर्पस, डी ऑप्शन देखो, टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर which are under consortium lending। बाकी यहाँ देखो बी, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट नहीं, सी ऑप्शन देखिए, टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। तो इस प्रकार से कितने इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो जाएंगे, तो ये भी गलत है, आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, ठीक है। दिस इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ना, दिस फोकसेस ऑन कंजोर्टियम लैंडिंग, जहाँ पे कंजोर्टियम लैंडिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल बैंक जो है वो आपको सिंगल पर्सन को लोन दिया है, ठीक है, उसको कंजोर्टियम लैंडिंग कहते हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट वहीं पे लगेगा, समझ गए हम लोग। प्रोजेक्ट सशक्त याद रखना है, सुनील मेहता कमेटी याद रखना है, 50 करोड़ एंड उस एवव वो ध्यान रखना है, ठीक है। Everything I have written here. Now question number 5, ये 2019 का क्वेश्चन है। The chairman of public sector banks are selected by लिख रहा है, not appointed by। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखा हमने, एंड बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के बारे में हमने अच्छा खासा मतलब ये भी देख लिया एक्सप्लेनेशन, एंड फिर हमने ये भी देखा कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को FSIB जो है उसने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में जानने का कोई सेंस अब बनता नहीं है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो जो है उसको पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, capital infusion into public sector bank by government of India has steadily increased in the last decade। अब ये अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो, है ना, तो ठीक है, रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। दूसरा देखो, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर the merger of associate bank with the parent state bank of India has been effected। अब ये 2018 का क्वेश्चन है, एंड मतलब उस वक्त के करंट अफेयर्स में ये बहुत सारा कुछ चल रहा था कि SBI ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, त्रैवनकोर, हैदराबाद, पटियाला, भारतीय महिला बैंक। तो ये जितने एसोसिएट बैंक थे उसको क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एंड पूछ रहा है क्या कि विद रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए, राइट। अब नाम नहीं भी पता ना कि कौन कौन से बैंक को, इतना तो पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑर्डर में लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, एसोसिएट बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, त्रैवनकोर, हैदराबाद, पटियाला, भारतीय महिला बैंक, इन सब को जो इनका पेरेंट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक। अब ये मर्जर से बेनिफिट्स क्या होगा, तो बेनिफिट्स होगा जैसे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, कुछ ब्रांचेस रहेंगे तो ऑपरेशनल एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि सारे ब्रांच आपको, सारे बैंक्स एसोसिएट बैंक जो है वो पेरेंट बैंक के साथ मिल गए, तो अब बिगर डिपॉजिटर बेस हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा फॉर लेंडिंग, एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो है SBI का वो भी और मजबूत होगा, राइट। अब ये स्टेटमेंट इन जनरल मतलब सही लगता है ऐसे पढ़ने से कि हाँ ठीक है, क्या हुआ है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो स्ट्रेसफुल पोजीशन में है, तो क्या हो रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको पैसा उसमें इन्फ्यूज कर रहा है, कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा होगा, एंड ये कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा, ये चीज़ लग सकता है। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट आपको जो है ना वो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से ही मतलब टारगेट किए जाते हैं, राइट। बट ये भी सेंस नहीं होगा कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट को आप पकड़ते बैठो, नहीं तो अब होगा क्या कि आप इकोनॉमिक सर्वे में ना सिर्फ इसी तरीके का स्टेटमेंट आप खोजने लगोगे, एंड उसके चक्कर में आपका बाकी सब्जेक्ट सफर कर जाएगा। क्योंकि जिस साल ये पेपर हुआ था ना उस साल मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट ने इसको सही माना था कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा है, एंड ये समय के साथ बढ़ा है, राइट। लेकिन ये क्या हुआ, समय के साथ वो स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है। जैसे कैसे, तो 2000 16-17 में बात करेंगे तो 25,000 करोड़ को इन्फ्यूज़ किया गया था। 2017-18 में बात करेंगे तो सिर्फ 10,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किए गए थे। तो कॉमन सेंस से अगर इसको सॉल्व करेंगे तब गलत हो सकता है आंसर। अगर आपको पता है कि नहीं ये 25,000 था किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर 10,000 हो गया उसके नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है ना, हो गया डिक्रीज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जैसे गलत होता है मेरे पास बचता है सिर्फ स्टेटमेंट 2, बिकॉज वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर एसोसिएट बैंक के साथ वो हम लोग को पता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली, राइट। अब जो आपके काम का है वो हम लोग यहाँ देख चुके, मतलब
पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड है कि अगर आप पैसा डाल रहे हो, अगर सरकार पैसा दे रही है, अगर कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो उससे उसका लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है। इट हेल्प बैंक स्ट्रगलिंग विथ हाई एनपीए। इट इंश्योर कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मीट करे। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, किसी एक क्वेश्चन में पूछा है, हम लोग उस वक्त इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ यही पूछा है, 2018 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं, बोल रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे द ड्यू। दिस इज करेक्ट, समझ लेंगे अभी हम लोग। दूसरा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। नो, दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा। तो जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कि एक्चुअल में वो समझ लेते हैं, फिर ठीक है, आसान हो जाएगा हमारे लिए। नाउ सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझते हैं क्या होता है। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दिस इज, इसका रेशियो क्या होता है, बैंक्स ओन कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, एंड ये रेशियो को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पता चलेगा। ये जो है न्यूमरेटर में बैंक्स ओन कैपिटल, ये क्या है, तो ये बैंक का अपना पैसा है, राइट। इसको भी हम लोग टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल में बांटते हैं। अब ये टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल अगर किसी क्वेश्चन में अपीयर होगा तो उस वक्त हम समझा देंगे। अभी फॉर टाइम बिंग आप इतना समझ लो कि न्यूमरेटर जो बैंक्स ओन कैपिटल, इसको भी टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल में हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन के या इस कंसेप्ट को समझने के लिए बैंक्स ओन कैपिटल को मान के चल रहे हैं कि ये बैंक का अपना पैसा है, ठीक। अब ये अपना पैसा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से समझ लो कि ये 100 करोड़ है, राइट। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कवर। ना ये रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, ये ऐसा लोन है या इन्वेस्टमेंट है बैंक का जो कि रिस्क के साथ एडजस्ट करा गया है, उसी को रिस्क वेटेड एसेट कहा जा रहा है। समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि कोई बैंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहा है, राइट। तो कितना रिस्क है बताओ, अगर किसी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया तो रिस्क कितना है डिफॉल्ट होने का, 0%। लेकिन अगर यही बैंक किसी स्टार्टअप कंपनी को अगर लोन दे रहा है, तब रिस्क होने का चांस, तब ये लोन डिफॉल्ट होगा, उसका रिस्क कितना है, तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये स्टार्टअप फेल कर जाए। तो जैसे गवर्नमेंट लोन का बात है कि जो गवर्नमेंट ने लोन लिया उसको हम लोग 0% रिस्क दे दिए, ठीक। अगर कोई बहुत बड़ी स्टेबल कंपनी है, मान लो स्टेबल कंपनी है, तो उसको हम लोग 50% रिस्क दे दिए कि मॉडरेट रिस्क है, हो सकता है आधा पैसा डूब जाए, हो सकता है आधा पैसा आ जाए। अगर किसी को पर्सनल लोन दिया गया है बैंक के द्वारा, मेरे आपके जैसे लोगों को, तो हो सकता है 100% डिफॉल्ट हो जाए, ठीक। हो सकता है कोई स्टार्टअप है, उसको कुछ पैसा दिया गया, स्टार्टअप को लोन दिया गया, तो हो सकता है रिस्क कितना हो, 150% का रिस्क हो। तो आप जब ये रिस्क वेटेड एसेट आप जोड़ोगे, तब आप कैसे जोड़ोगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने, मतलब आप समझ लो कि आपने 1000 करोड़ दिया होगा, ठीक। बड़े बड़े कंपनी, स्टेबल कंपनी को आपने 500 करोड़ दिया होगा, पर्सनल लोन आपने 300 करोड़ रुपए दिया, एंड स्टार्टअप लोन में 200 करोड़ दिया। तो जब आप ये रिस्क वेटेड एसेट निकालोगे, आपसे अगर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपने कितना टोटल लोन दिया, तो आप बोलोगे 1500 प्लस 300 प्लस 200, दैट इज 2000 करोड़ आपने लोन दिया है, सारे लोगों का मिला दिया जाए तो। लेकिन जब रिस्क वेटेड एसेट का बात होगा, तब आप बोलोगे कि 1000 इंटू 0% प्लस कि ये लोन कितना रिस्क कैरी कर रहा है, तो 0%। ये कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, ये कितना कर रहा है, तो 50%। पर्सनल लोन कितना कैरी कर रहा है, तो 300 इंटू 100%। एंड स्टार्टअप कितना कैरी कर रहा है रिस्क, तो 200 करोड़ लोन है एंड 150% रिस्क। तो जब आप इन सबको सॉल्व करते हो, तो जैसे ये कितना इसका रिस्क वेटेड एसेट हुआ, 0। इसका क्या होगा, 250। इसका क्या होगा, 300। 200 इंटू 150 कितना होगा, ये भी 300। तो ये 300, ये 300, ये 250 एंड ये 0 को जब आप जोड़ते हो, तो क्या हो गया, 850 रिस्क वेटेड एसेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भले आपने टोटल लोन कितना दिया, 2000 करोड़, लेकिन कितने पैसा मतलब गड़बड़ होने का चांस है, 850 करोड़। सारा पैसा आपका थोड़ी डूबेगा, 850 करोड़ डूबेगा, राइट। अब हमने माना था कि कंपनी का अपना पैसा कितना है, 100 करोड़, बैंक्स ओन कैपिटल कितना है, 100 करोड़, डूबने का कितना है, 850 करोड़। तो जब हम लोग ये CAR निकालेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तब क्या होगा, बैंक का ओन कैपिटल 100 करोड़, डूबने का कितना है, 850 करोड़ इंटू 100, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11.76%। बट RBI कहता है कि आपको मिनिमम जो है वो 9% होना चाहिए। इसका ये कितना मतलब पैसा अलग करके रखे हुए हैं, 11.76%। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है वो फिनेंशियली सेफ है, क्योंकि जो 9% है कि इतना तो रखना ही है आपको,
बैंक का कितना 11.76%, विच इज अबव द 9% मिनिमम रिक्वायर्ड बाय द आरबीआई, मीनिंग द बैंक इज इन द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट देखो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स, अपने फंड के रूप में उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये बैंक कितना मेंटेन कर रहा है इस केस में, हमारे केस में 11.76, आरबीआई कितना कह रहा है कि कम से कम 9% तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट that the bank have to maintain in the form of their own fund to offset any loss. कितना loss? This much. To offset any loss that bank incur if the account holder failed to repay the dues. ठीक है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। Now question number 8. Now this is from 2017. कह रहा है which of the following statement best describe the term S for A, that is a scheme for sustainable structuring of stressed assets, a scheme for sustainable structuring of stressed assets। तो क्या है, एक stressed asset है, उसको किस प्रकार से sustainably स्ट्रक्चर करना है, उसके रिगार्डिंग एक स्कीम था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये 2017 का क्वेश्चन है। सो ये जो S4A ये जो स्कीम है, इसका पर्पस क्या था? पर्पस वाज टू हेल्प इन फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लार्ज डेट रिडन प्रोजेक्ट्स। अब इस स्कीम से बेनिफिट किसको मिलता? तो दोनों को मिलता, लेंडर को मिलता, डेट इज बैंक जो लोन दे रहा है उसको मिलता, एंड स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट को भी बेनिफिट मिलता। ये काम किस प्रकार से करता है? तो देखो होता क्या है इसमें, बैंक जो कि आपको लेंडर है, दे कैन कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ डेट इनटू इक्विटी। मान लो ये प्रोजेक्ट है ना मेरा, अब ये बैंक जो लेंडर है जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया है, लोन दिया है, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि मान लो ये इतना कुछ अमाउंट है, ये अमाउंट दिया गया एज अ लोन फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ लोन को क्या किया जा रहा है, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, इक्विटी अगर आपके पास है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ओनरशिप है, एंड दिस विल हेल्प बैंक इन मैनेजिंग द बैड लोन, दैट इज एनपीएस। इट इंश्योर्स की फंडिंग जो है वो कंटिन्यू रहे फॉर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप पढ़ो एक एक स्टेटमेंट, अगर आपको इतना भी बेसिक सा आइडिया है अपने भाषा में कि ये S फॉर A क्या है जो अभी हमने पढ़ा, राइट। अब आप इस चीज को समझो। पहला देखो, इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इकोलॉजिकल कॉस्ट का बात कर रहा है क्या ये? एकदम नहीं। ये सिंपल सा क्या है, ये सिंपल सा है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है डेट को, डेट रिडन प्रोजेक्ट को, वैसा प्रोजेक्ट जिसने लोन वगैरह लिया हुआ है, राइट। तो वहां पे मान लो ये बैंक ने लोन दिया था इतना कुछ, तो इसमें इतने पोर्शन को क्या किया जा रहा है, इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, बस इतना सा है S फॉर A। ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एकदम नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये भी नहीं। B पढ़ो, इट इज अ स्कीम ऑफ RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties। तो वैसे corporate entities जिनका गलती नहीं है, they are really facing the difficulties, right? क्योंकि मार्केट में सिचुएशन वैसा है, तो क्या हो रहा है कि जो बैंक लोन दिया हुआ है तो उसमें से कुछ पोर्शन वो इक्विटी में, ओनरशिप में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। सो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा B, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज सीक्स टू, ये 2015 का क्वेश्चन। आपको सिर्फ पता होता कि बेसल 3 किससे जुड़ा हुआ, आपका काम हो जाता। अरे वो भी छोड़ दो किससे जुड़ा हुआ, आपको सिर्फ ये पता होता कौन से सेक्टर में पढ़ते हैं, तो भी आपका काम हो जाता। कौन से सेक्टर में पढ़ते हैं आप बताओ? बेसल 3 हम लोग बैंकिंग में पढ़ते हैं, राइट। अब पढ़ो, यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा, ये नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर ठीक है, रुकते हैं। यहाँ ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड टू पुअर कंट्रीज नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पढ़ा था, कहाँ से इंस्पायर्ड है? बेसल से। समझ में आया? सो दिस बेसल 3 इज अ ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 2010 में। टू मेक बैंक्स स्ट्रॉन्गर एंड सेफर, इट हेल्प बैंक्स इन हैंडलिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रिड्यूस द रिस्क टू द इकोनॉमी। एंड इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड ये बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS के द्वारा। एंड दिस बेसल 3 it sets rule for the bank to keep enough capital to handle the financial stress, and we have already seen capital adequacy ratio। तो ये बेसल 3 रिक्वायरमेंट जो है वो कितने का है?
तो ये बात करता है आपको कि 12.9% आपका मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था ना, ये CAR में क्या पढ़ा था हमने, बैंक्स ओन कैपिटल प्लस रिस्क वेटेड एसेट। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ओन कैपिटल में टीयर 1 होता है एंड टीयर 2 होता है। तो ये बेसल 3 वाला जो है, इसमें जो टीयर 1 टीयर 2 है उसमें भी कुछ कुछ था कि टीयर 1 में टीयर 1 का 10.5% होना चाहिए एंड टीयर 2 का 2% होना चाहिए। ये सब हमारे काम का नहीं है। देखो हम लोग कितना डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती का। पूछा क्या कि बेसल 3 किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ पता होता है बैंकिंग से भी जुड़ा हुआ है, हमारा आंसर तैयार रहता, राइट। यहाँ पे हम ये सारा कुछ लिख दिए कि देखो टीयर 1 जो कि आपका मेन रिजर्व है उसमें 10.5, टीयर 2 2%, ठीक है, आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। पहले तो पता होना चाहिए ना कि टीजर लोन है क्या। तो टीजर लोन, मूवी आता है उसके पहले ट्रेलर आता है एंड ट्रेलर के पहले क्या आता है, टीजर आता है, जो आपको क्या करता है, टीज कर रहा है ताकि आप ट्रेलर का वेट करो एंड ट्रेलर के बाद आप मूवी का वेट करो। सो टीजर लोन क्या है, इनिशियली लो इंटरेस्ट पे होगा लोन एंड बाद में हाई इंटरेस्ट हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज टीजर लोन्स ऑफर्ड एट वेरी लो इंटरेस्ट एट फर्स्ट, बट धीरे धीरे जो है वो रेट इंक्रीज हो जाता है एंड दिस इज यूज्ड बाय बैंक टू अट्रैक्ट मोर बोरोवर्स टू टेक द लोन। कि शुरू में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि देखो लो इंटरेस्ट है, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ता है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, इतना अगर आपको पता है, पहला स्टेटमेंट देखो, टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन द फ्यूचर। सही बात है, सब प्राइम लेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप हाई रिस्क लोन दे रहे हो। सो टीजर लोन रिस्की है, दीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बोरोवर मे स्ट्रगल टू रीपे व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, एंड फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी तो बोरोवर पे कर दे रहा है, आप बढ़ा रहे हो लोन, आप बढ़ा रहे हो इंटरेस्ट रेट, बोरोवर पे नहीं कर पाएगा, लोन पे डिफॉल्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टीजर लोन। सेकंड स्टेटमेंट, in India the teaser loan are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing और एक्सपोर्ट यूनिट्स। इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर पढ़ के भी आप काट सकते हो एंड यही कुछ वर्ड्स है ना जो आपको समझना पड़ेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिकॉज टीजर लोन्स आर मेनली गिवन फॉर होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए नहीं दिया जाता है टीजर लोन को। एंड इनएक्सपीरियंस मतलब एंटरप्रेन्योर को देना है, क्यों देना है, पैसा मतलब डुबाने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ वन ओनली ए, राइट, ठीक है। दीज आर रिस्की बिकॉज पीपल टेक लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, लो इनिशियल रेट एंड मे स्ट्रगल टू रीपे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दीज आर लिंक्ड टू सब प्राइम लेंडिंग, ठीक है। चैप्टर 4 शेयर मार्केट एंड कंपनीज एक्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2024, कह रहा है in India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of Reserve Bank of India. So this statement is correct. दूसरा, in India, foreign institutional investor can hold the government securities. बताओ आप, this is also correct. And the third one is, in India, stock exchanges can offer separate trading platform for debt. This is also correct. अब एक एक करके समझते हैं। तो हमारा आंसर तो ठीक है, आंसर हो जाएगा C 1, 2 and 3। अच्छा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी बोलेंगे तो आपको बहुत नॉनसेंसिकल बात लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है। देखो इसमें किया क्या, जनरली क्या करता है, 1, 2 and 3 जो ऑप्शन होता है ना वो डी में रहता है। तो बहुत बार मतलब ऐसा होता है ना कि अच्छा यहाँ तो हम लोग सही किए लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा बात है, हम जान रहे हैं, अभी आपको लगेगा कि ये बहुत नॉनसेंसिकल है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड इस तरीके का ना ऑप्शन ये 2023-24 के बाद से ही स्टार्ट हुआ है देना, राइट। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है, भले आपको अभी बेकार बात लगे तो भी। नाउ अगर पहले स्टेटमेंट को देखें तो क्या है, जैसे कुछ NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि प्राइमरी डीलर्स, दे कैन बोरो फ्रॉम और लेंड टू RBI अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है तो वो भी करेक्ट है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे कैन इन्वेस्ट इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। एंड ये बस ऐसे मतलब अब काम का इतना ये सब डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट लिमिट का बात करेंगे फॉर FPIs तो इट वाज 6% ऑफ टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर 24-25। हमसे तो सिंपल पूछ रहा है ना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट कि स्टॉक एक्सचेंज क्या ऑफर कर सकता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेट के लिए, तो यस दे कैन हैव सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट। एंड ये क्यों, बिकॉज NSE National Stock Exchange was the first to introduce the debt trading platform in India. National Stock Exchange,
ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, with reference to Indian company, the collateral borrowing and lending obligation CBLO are instruments of 2024 का ये क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ, मान लो कि किसी मैगजीन में इस तरीके का कोई टर्म, कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा हुआ है, राइट, जैसे कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो पीटी 365 में ही लिखा हुआ है, अब हम लोग जबरदस्ती इसमें एक एक चीज जो लिखा हुआ है ना, ये पीएचडी करने में पड़े हुए हैं, राइट। अब आप एक बात बताओ, पूछ क्या रहा है? अब इससे बेसिक क्या पूछ सकता है? अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो इससे बेसिक और क्या बनेगा कि कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कौन सा मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। सो दिस CBLO, this is a short term money market instrument, right? This is used for borrowing and lending money against collateral, against security, कि आप security दो, आप collateral दो and आप borrow कर लो पैसा। This is mainly used by large institution dealing with huge sums of money, इसीलिए collateral borrowing, इसीलिए collateral lending। This was developed by CCIL, that is Clearing Corporation of India Limited। अब हुआ क्या हुआ, बस किसी कारण से ये न्यूज में रहा होगा, हमको बस बेसिक कुछ पता होना चाहिए था। आंसर क्या होगा? मनी मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर पीटी 365 या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, अब बहुत लोग, आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि उसमें हम बहुत सारा कुछ जस्ट पढ़ के निकल गए। अरे तो क्या करें, आप बताओ। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, हम समझ रहे हैं जबरदस्ती का पीएचडी क्यों करना है। एंड चूंकि आप लोग मतलब बहुत प्रेशर दे रहे थे, इसीलिए हम जब साइंस टेक का पीटी 365 करने लगे तो फिर हम उसमें कोशिश किए कि छोड़ो हटाओ, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाइड भाषा में समझा दो। तो साइंस टेक का बात करेंगे या फिर आईआर का बात करेंगे, हम उसमें एक भी पॉइंट फिर छोड़े ही नहीं, सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाए। जबकि इकोनॉमी वगैरह में हम क्या कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि ठीक है बस आप लोग एक बार सुन लो जो भी कुछ लिखा हुआ है, एंड रिवीजन जब हम लोग करेंगे ये पीटी 365 का मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे उसको देख लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ताकि बिकॉज इट एक्ट एज अ कॉम्पास। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू। अब ये देखो, ये अल्फा बीटा ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको कौन पढ़ता है? तो आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। यूपीएससी में मतलब कोई भी अपने नोट्स में, किसी भी नोट्स में आपको ये नहीं मिलेगा, राइट। एंड ये वही एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे एग्जाम में 2023 में, जो साइमल्टेनियसली आरबीआई ग्रेड बी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी अदर रेगुलेटरी बॉडी, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी का प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। अब बीटा होता क्या है, ठीक है, पूछा है, एक बार जान लो, अगले बार अगर आए तो गड़बड़ नहीं करना है। सो बीटा क्या मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ मच स्टॉक मूव्स कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। इट शोज वेदर अ स्टॉक इज मोर और लेस वोलाटाइल, दैट इज रिस्की देन द मार्केट, कि ये एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक है। अब ये स्टॉक पूरे ओवरऑल मार्केट के रेस्पेक्ट में, मान लो मार्केट गिर रहा है या मार्केट चढ़ रहा है, राइट, उसके रेस्पेक्ट में इसका क्या मूवमेंट है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि इट शोज वेदर अ स्टॉक इज मोर volatile or less volatile than the market. It is used to understand stocks contribution to the overall market risk, कि ये particular stock का क्या contribution है ये मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुआ है। अब इसी में मतलब ठीक है, ये सब काम का है नहीं। मान लो बीटा का वैल्यू हो सकता है 1 से ज्यादा या 1 से कम। तो अगर बीटा 1 से ज्यादा मतलब 1 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है, राइट, ये स्टॉक एग्जैक्टली मार्केट के जैसा मूव कर रहा है। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ स्टॉक जो है वो मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज्यादा रिस्की है, बट वो हायर रिटर्न दे देगा, ठीक। फिर स्टॉक अगर बीटा जो है वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो लेस वोलेटाइल है देन द मार्केट। लेस वोलेटाइल का मतलब सेफर तो है, बट सेफर अगर है तो क्या देगा? लोअर रिटर्न देगा। सो मिला जुला के बात क्या है? मिला जुला के बात ये है कि बीटा जो है वो मेजर करता है स्टॉक का मूवमेंट कंपेयर टू द मार्केट, राइट। अब आप पढ़िए स्टेटमेंट डी में क्या लिखा हुआ है। A numeric value that measures the fluctuations of stock to changes in the overall stock market, यही है। अब ये सब भी ऑप्शन है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। The process of simultaneous buying and selling of an asset from different platform, an investment strategy of portfolio manager to balance risk versus reward, a type of systemic risk that arises where perfect hedging is not possible। तो इतना एक तो टेक्निकल टर्म घुसा दिया है कि लोग समझ ही नहीं पाएगा। तो
अब ये क्वेश्चन हो गया टफ, राइट। एंड ये क्वेश्चन जो है आपका मतलब सिलेक्शन नहीं तय करेगा, एंड ऊपर से ये 2023 का क्वेश्चन है, एंड 2023 का पेपर कैसा था वी ऑल नो, राइट। तो अभी चूंकि एक बार बीटा पूछ लिया है तब आप जान गए, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन जो भी मैंने आपको बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। 2022 का ये क्वेश्चन है। देखो पहले तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, पहले तुम लोग बॉन्ड समझ ले क्या है। सिंपल भाषा, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, राइट। एंड ये इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूट है, आप इंस्टीट्यूशन है, आप बस समझ लो ये गवर्नमेंट है, ये एक इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा है। तो हम लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको एक प्रकार से ऐसा लग रहा है इसमें मान लो ये 100 रुपए का है, तो हम ये 100 रुपए क्या हुआ सरकार को दे दिए, एंड हम ये बॉन्ड को खरीद लिए सरकार से, ठीक। अब मान लो कि इसका टाइम पीरियड ऐसे समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, मान लो इसका टाइम पीरियड ठीक है 2 ही साल है, तो 2 साल के बाद जब आप इसको सरकार को ऐसे देने जाओगे तो सरकार आपको क्या देगा, सरकार आपको हो सकता है 110 रुपए दे दे, या सरकार बोलेगा कि सुनो जब तुम 2 साल के बाद रिटर्न करने आओगे तो हम तुमको 100 रुपए ही देंगे, लेकिन ये 2 साल तक में हम आपको क्या करेंगे 5-5 रुपए या 10-10 रुपए हम हर साल देंगे, हर 6-6 महीने पे देंगे। मतलब मिला जुला के बात क्या है, मिला जुला के बात ये है कि अगर इसको दूसरे फॉर्म में ऐसा समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये सरकार को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, एंड सरकार हर महीने या हर साल जो है वो 10 रुपए 5 रुपए करके क्या कर रहा है, सरकार इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बॉन्ड इशू करने का मतलब कि जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो लोन रेज कर रहा है, लोन ले रहा है मार्केट से, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि सरकार बोलती है कि चलो ठीक है हम फिक्स कर दिए कि हम आपको, आप 100 रुपए आप हमको दिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको हर साल मान लो 5 रुपए दे रहे हैं, एंड 2 साल का ये बॉन्ड है, तो आपके पास टोटल कितना जाएगा, तो अब ये इंडिविजुअल था, ये सरकार, ये गवर्नमेंट, आपको मिल गया गवर्नमेंट बॉन्ड, आपने 100 रुपए सरकार को दे दिया, 1 साल बीता आपके पास 5 रुपए आया, दूसरा साल बीता आपके पास 5 रुपए आया, प्लस सरकार ये 2 साल पूरा होने पे ये 100 रुपए भी आपको लौटा दिया, तो आपके पास कितना आया 110 रुपए। तो ये जो रिटर्न आया, ये रिटर्न तो क्या हो गया, एक तरीके से फिक्स था कि पहले साल भी 5 रुपए, दूसरे साल भी 5 रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में कि ये कैसा बॉन्ड है, तो इसको इंडेक्स किया गया इन्फ्लेशन के बेसिस पे, कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन होगा उस प्रकार से ये आपको इसमें चेंजेस देखने को भी मिलेगा। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स वेयर द बोथ इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज्ड कैन बी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे होगा क्या आप बताओ, इससे होगा ये कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा इन्फ्लेशन से। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरकार इतना ही रुपए दे रही है इंटरेस्ट, तो लोग क्यों मतलब लगाएंगे पैसा इसमें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अगर सिंपल भाषा में समझ गए तो अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। क्योंकि इन्फ्लेशन से इंडेक्स है ना, तो क्यों नहीं कर सकती, एकदम कर सकती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, यही तो पर्पस है। अब तीसरा, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर नॉन टैक्सेबल। तो आपको ये बात ध्यान रखना था, जो भी लोग उस वक्त पढ़ रहे होंगे, जो भी लोग 2022 में एग्जाम दिए थे, कि ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है ना, इसको कुछ स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ये रेगुलर टैक्स रूल्स को फॉलो करता है। सो कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट नहीं है, रेगुलर टैक्स रूल अप्लाई टू बोथ इंटरेस्ट पेमेंट एज वेल एज कैपिटल गेन्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर इज A 1 and 2। लेकिन आपको इस पे तो मतलब श्योर अगर आप होते तभी आप ये तीनों को आप गलत कर सकते थे, राइट। तो आंसर क्या होगा 1 and 2 ओनली, राइट। हम लोग समझ गए हैं ये सारा कुछ। तो अगर आप आसान भाषा में समझ जाओ एंड कुछ कुछ पेरीफेरी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2022 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है वो समझ ले। कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट अ लेटर डेट। अभी हमने बॉन्ड के बारे में देखा था कि बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक एंटिटी है, मान लो यहाँ कोई कंपनी ही है, राइट। अब ये कंपनी को चाहिए पैसा, आपसे चाहिए पैसा, तो इसने क्या किया, इसने बॉन्ड इशू कर दिया। तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको पैसा दे दिया। अब मान लो ये बॉन्ड मैच्योर होगा आपको 5 साल में, ऐसे समझने का बस प्रयास करना। तो ये कंपनी आपको क्या बोल रहा है कि ठीक है 5 साल में मैच्योर होगा एंड हम आपसे कितना लिए हैं, तो भाई 100 रुपए लिए हैं, तो हम आपको हर साल 5 रुपए देंगे। तो 5 रुपए पहला साल, 5 रुपए दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल एंड
5वां साल, तो 25 रुपीज हो गया, राइट। एंड जब 5वां साल आएगा तो कंपनी सिर्फ ये 5 रुपए नहीं, साथ ही साथ ये 100 रुपए देगा, तो टोटल ये आदमी दिया कितना था, 100 रुपए। इस इंडिविजुअल को मिला कितना, तो 100 + 25 दैट इज 125 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 25 रुपए है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। जैसे कोई बैंक से लोन लेता है तो इंटरेस्ट पे करता है, तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, इस कंपनी ने इस इंडिविजुअल से लोन लिया एंड इस इंडिविजुअल को ये 5-5 रुपए इंटरेस्ट रेट के रूप में देते रहा हर 5 साल। सो दिस इज नॉर्मल बॉन्ड, दिस इज जनरल बॉन्ड, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइम पीरियड के बाद ये बॉन्ड जो है, जो मैंने 100 रुपए दिए, हम एक बॉन्ड एक टाइम पीरियड के बाद ऐसा कर रहे हैं कि ठीक है, एक काम करो, ये 100 रुपए में से, ऐसे समझने का सिर्फ प्रयास करना, ये 100 रुपए में से अब 70 रुपए ठीक है पे कर दो, लेकिन 30 रुपए का ना हमको इक्विटी दे देना कंपनी में। तो क्या हो गया, जो एक पॉइंट पे बॉन्ड था वो इक्विटी में बदल गया। अब चूंकि इक्विटी में बदल गया, इसका मतलब आप अब उस कंपनी के मालिक हो गए। तो मालिक हो गए इसका मतलब है कि अगर कंपनी बहुत फायदा किया तब आपको, मतलब ये इंडिविजुअल को तो बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब ये इंडिविजुअल एज अ लोन 100 रुपए दिया था, तब इसको तो सिर्फ फिक्स 5-5 रुपए मिल रहा था। सो कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपनीज शेयर, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपनीज शेयर दैट इज इक्विटी एट अ लेटर डेट। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑप्शन, these bond usually have lower interest rate compared to regular bond। अब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ा, स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाएगा, जनरली ऐसे ही होता है। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो तो शेयर्स में बदल जाएगा, तो इन्वेस्टर को क्या होगा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा इन्फ्लेशन से। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ा तो क्या हुआ, स्टॉक प्राइस बढ़ गया। अब ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का क्या हो गया है, बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी में। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो स्टॉक प्राइस बढ़ गया, स्टॉक प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब इसके पास जो इक्विटी है वो भी अब ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका मतलब कि पहले जो इसको 5-5 रुपए मिल रहा होगा, हो सकता है कि इसको अब कितना फ़ायदा हो सकता है 15 रुपए इसको फ़ायदा हो रहा हो, ठीक। इसका मतलब ये है कि दे प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन दैट इज एडजस्टमेंट टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, क्योंकि कंपनी बोल रहा है कि देखो 4 साल के बाद तो हम आपको इक्विटी दे रहे हैं एंड मेरा कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, तो आज के टाइम में ये शुरू के 4 साल या ये शुरू के 3 साल जो है हम आपको कम इंटरेस्ट देंगे। तो इंडिविजुअल बोल रहा है ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा बोल रहा है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो अब चूंकि ये बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो गया है, तो अब ये इंडिविजुअल को इक्विटी के हिसाब से फायदा मिलेगा, शेयर प्राइस के हिसाब से फायदा मिलेगा, और शेयर प्राइस तो बढ़ गया है, तो शेयर प्राइस बढ़ गया है, तो अब ये इंडिविजुअल का चांदी चांदी है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, सी बोथ 1 and 2, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है मैंने यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 का ये क्वेश्चन है। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लेंगे एक एक करके सब कुछ। कह रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर मतलब मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं उनका अगर डीमेट अकाउंट है तो वो डीमेट अकाउंट से वो ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द प्राइमरी मार्केट। तो दिस इज करेक्ट। दूसरा बोल रहा है NDSOM दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ लेंगे इसको भी। थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द CDSL इज ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 2। अब एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं। पहले तो यही देख लेते हैं। देखो ये जो CDSL है दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, दिस वाज फाउंडेड इन 1999 टू प्रोवाइड सेफ डिपॉजिटरी सर्विसेज, राइट। तो ये 1999 में बनाया गया, राइट, CDSL को, जो कि होल्ड करता है आपके शेयर्स को, आपके सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। दिस वाज इनिशियली प्रोमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका बाद में क्या हुआ, समय के साथ इसके स्टेक को, इसके शेयर होल्डिंग को कम किया गया CDSL में, एंड वो शेयर होल्डिंग किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो नेशनलाइज्ड बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। सो CDSL वाज इनिशियली प्रोमोटेड बाय BSE which later reduced its stake by distributing it among nationalized banks। अब स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? बिकॉज ये कह रहा है कि इट इज ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाय BSE एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो कहीं नामो निशान नहीं है, तो गलत हो गया ये। दूसरा,
दूसरा स्टेटमेंट देखो, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। दिस सिस्टम इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कौन? NDSOM। तो ये स्टेटमेंट सही था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट। ये स्टेटमेंट सही था ना। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर जो है वो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड को कहा जाता है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है एंड दे कैन इन्वेस्ट थ्रू RBI का है ये, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो RBI का जो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके तहत रिटेलर्स जैसे मेरे आपके जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे मेरे आपके जैसे लोग जो है वो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड दिस अलाउज देम, दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम अलाउ देम टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑनलाइन इन बोथ द प्राइमरी मार्केट दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी मार्केट दैट इज रीसेलिंग। एंड इसके लिए दे नीड टू ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विथ RBI। सो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है, तो आंसर क्या होगा? B 1 and 2। सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। पहले तो ये देखो कि डेट क्या होता है। डेट क्या होता है? लोन, राइट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जहां पे बोरोवर वो लोन ले रहा है एंड वो अग्री करता है कि वो लोन जो है वो इंटरेस्ट के साथ पे कर देगा जिससे वो लोन ले रहा है। दिस इज डेट। जबकि नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है? दिस रेफर टू द डेट हेल्ड बाय एंटिटीज that are not part of financial sectors, जैसे कि बैंक्स, NBFCs, राइट। तो नॉन फाइनेंशियल डेट ऐसे डेट को कहा जाता है जो कि लिया गया है किसके द्वारा? ऐसे एंटिटीज के द्वारा जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक का पार्ट नहीं है, NBFC का पार्ट नहीं है। मतलब दीज एंटिटीज कौन होंगे आप बताओ? तो ये हाउस होल्ड हो सकते हैं, ये आपको गवर्नमेंट हो सकता है, ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो सकता है। हाउस होल्ड में जैसे होम लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, ये सब हाउस होल्ड वाला डेट में आएगा। गवर्नमेंट में ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे मान लो कोई बिजनेस लोन ले रहा है। तो सिंपल सा बात है कि नॉन फाइनेंशियल डेट कैसे डेट को कहा जाता है? जो उस प्रकार के एंटिटी के द्वारा लिया जा रहा है जो एंटिटीज फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब जैसे बैंक, NBFC का पार्ट नहीं है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड, सही बात है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये भी सही है। ट्रेजरी बिल्स, ये भी सही है। तो हाउस होल्ड में तो ये तीनों दोनों आ जाएंगे। फिर ट्रेजरी बिल भी हमने देखा यहाँ पे। तो वैसा एंटिटी जो कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3, ठीक है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एवरीथिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। अब ये तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, राइट। एंड यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हुंडी क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। बहुत डिटेल में एंशिएंट वाले वीडियो में तो हम समझाए ही हैं। जैसे आज के समय में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आज के समय में आपको प्रोमिसरी नोट्स होता है, उसी प्रकार का ये आपको हुंडी होता है। दिस हुंडी अलाउड द मर्चेंट टू ट्रांसफर मनी इजिली अक्रॉस डिफरेंट रीजन। एंड इसको मिडिवल इंडिया के समय मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स में यूज होता था ये, राइट। तो चूंकि मैंने यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा है इसको, तो अब हम लोग उतना डिटेल में नहीं देख रहे। जस्ट आप एक बार ऑप्शन या स्टेटमेंट देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता कि चलो आज का ये प्रॉमिसरी नोट्स के जैसा कुछ तो है, बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट के जैसा इसको यूज किया जा सकता है, तो भी आपका काम हो जाता। पढ़ो यहाँ पे क्या है ये हुंडी? एन एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, एकदम नहीं। अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, एकदम नहीं। एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू हिज सबऑर्डिनेट, एकदम नहीं। ये क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। यहाँ पे मतलब सारा कुछ मैंने लिख दिया, राइट, कि हुंडी क्या है एंड वो किस प्रकार से काम करता था। जबरदस्ती देखो आप, अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी मेरे से कवर कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी का PYQ, तो आप एंशिएंट, आप मेडिएवल या फिर आप अदर सब्जेक्ट भी, मॉडर्न हो गया, पॉलिटी हो गया, ये भी आप यहीं से कवर कर रहे होगे, राइट। तो ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन आप रिवाइज कर लिए शॉर्ट में। यहाँ तो एंशिएंट वाले में, मेडिएवल वाले में हमने डिटेल में पढ़ा ही है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर
9 विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चूंकि पूछ ही चुका है, अब आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मतलब कुछ किया तो जा नहीं सकता है। तो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2020 का ये क्वेश्चन है, हम लोग कुछ कुछ समझ लेते हैं। ऐसे कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, एंड ये 1 2 3 4 समझते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कमर्शियल पेपर से। क्या होता है कमर्शियल पेपर? दीज आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉर्पोरेशन इशू कर रहा है। मतलब एक तरीके का ये ऐसा पेपर है जो कि एक कॉर्पोरेशन इशू कर रहा है, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए, टू मीट सर्टेन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल का जरूरत आ गया, ठीक, तो ये इशू करेगा, लोग इसको खरीदेंगे। दिस इज नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल, दिस इज अनसिक्योर्ड, राइट, एक तरीके का लोन ही हो गया। तो ठीक। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? दीज आर फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि किसके द्वारा इशू होता है? कमर्शियल बैंक के द्वारा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स किसके द्वारा इशू हो रहा है? कमर्शियल बैंक के द्वारा। कौन खरीद सकता है? तो इसको जब कमर्शियल बैंक इशू कर रहा है तो इसको खरीद कौन सकता है? तो इंडिविजुअल खरीद सकता है, कॉर्पोरेशन खरीद सकता है, अदर लेंडर्स भी खरीद सकते हैं। ये एक तरीके का क्या है? आपको टाइम डिपॉजिट्स है जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। नाउ अब बात आता है कि इसका कॉल मनी का। कॉल मनी क्या होता है? दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म लोन, यूजुअली एक दिन के लिए लिया जाता है एंड ये बैंक्स के बीच में होता है। इट हेल्प द बैंक टू मीट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। अब मान लो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट में कमी है एंड उस कमी को पूरा करने के लिए बैंक क्या कर रहा है? दूसरे बैंक से लोन ले रहा है एक दिन के लिए। बहुत शॉर्ट टर्म ये लोन है। दिस इज हाईली लिक्विड विथ फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन डिमांड। अगर डिमांड जैसा है उसके बेसिस पे इसका इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा। जब जरूरत तब लिया, कॉल मनी, राइट, फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक। तो कॉल मनी भी हमने देख लिया। फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड। हमने पढ़ा था ना, बॉन्ड जब कोई कंपनी इशू कर रहा है, राइट, तो क्या हो रहा है? ये इंडिविजुअल के पास बॉन्ड का पेपर चला गया, ये इंडिविजुअल इसको क्या कर रहा है? पैसा दे दिया। मान लो 100 रुपए का बॉन्ड था, 100 रुपए दे दिया। अब ये इंडिविजुअल, मान लो ये बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड है 4 साल, तो हमने देखा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इस इंडिविजुअल को 4 साल तक 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए कूपन पे कर रहा था। एंड लास्ट साल जब चौथा साल हुआ तो ये 100 रुपए भी ये कंपनी इसको पे कर दिया। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या हो रहा है ना, ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना कंपनी, इसी को कूपन कहा जा रहा है। तो जीरो कूपन के केस में क्या हो रहा है कि कंपनी ना ये कूपन पे कर ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे इस इंडिविजुअल को फायदा होगा 4 साल के बाद? तो ये मान लो बिजनेस है, ये मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है। कितने का है? 100 रुपए का बॉन्ड है एंड ये इंडिविजुअल इसको बॉन्ड को खरीदेगा। तो इस इंडिविजुअल के पास क्या जाएगा? बॉन्ड का पेपर जाएगा एंड इसके पास क्या जाना चाहिए? 100 रुपए। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, चूंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब ये इंडिविजुअल को हर महीने या हर सप्ताह या हर साल पैसा नहीं देगा ना ये कंपनी, क्योंकि जीरो कूपन है, कूपन नहीं दे रहा है कंपनी, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। तो कंपनी क्या बोलेगा ना कि सुनो, ये आपको 100 रुपीज का बॉन्ड था ना, ये 100 रुपीज का बॉन्ड हम आपको 80 रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन आप जब 4 साल के बाद मुझे ये बॉन्ड लौटाने आओगे तो हम आपको 100 रुपए इसका देंगे। समझ में आया क्या? तो ये बिजनेस हो गया, ये कोई कंपनी हो गया, ये कोई इंडिविजुअल हो गया। ये बॉन्ड इशू कर रहा है, कितना उसका वैल्यू है? 100 रुपए। लेकिन ये बोल रहा है कि सुनो, हम आपको हर महीने हर सप्ताह पैसा नहीं देंगे, हर साल पैसा नहीं देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है ना, हम आपको कितने में दे रहे हैं? 80 रुपए में दे रहे हैं, 80 रुपए में, राइट, बॉन्ड दे रहे हैं। तो इस आदमी के पास आ गया बॉन्ड पेपर एंड ये आदमी इसको क्या करेगा? इसके पास 80 रुपए आ गया, राइट। इस आदमी के पास पेपर आ गया कि भाई ठीक है, 4 साल के बाद मेरे पास तो पेपर है, हम इसको दिखाएंगे पेपर एंड हमको बॉन्ड का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के पास 80 रुपए आ गया। अब 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, जब चौथा साल बीता तो ये कंपनी क्या कर रहा है कि इसको, इस पर्सन को 100 रुपए देगा, बिकॉज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वॉज 100 रुपीज। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब समझ में आया? द बॉन्ड इज इशूड एट द डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू एंड यहाँ पे पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है कंपनी। तो इन्वेस्टर क्या है? ये जो इन्वेस्टर है ये लोअर प्राइस पे बॉन्ड को खरीद रहा है, लोअर प्राइस ये पे करता है कंपनी को एंड जब 4 साल बीत गया तो वो पूरा पैसा लेता है। जो फेस वैल्यू था 100 रुपए, ये 100 रुपए पूरा लेता है ये मेच्योरिटी पे। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, समझ गए? अब जब सब समझ गए तो अब सॉल्व करते हैं। पहले जीरो कूपन बॉन्ड देख लो। जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। इंटरेस्ट बियरिंग होगा? आप बताओ, नहीं होगा ना जीरो कूपन बॉन्ड। सेकंड, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। देखा हमने, ये एक बैंक को जरूरत है एक दिन के लिए यूजुअली, तो क्या करता है वो दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है। क्यों जरूरत है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हो गया,
रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में हमने देखा, उसमें कमी है तो उसके लिए पैसा लेता है एक बैंक दूसरे बैंक से, उसको कॉल मनी कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या कह रहे हैं, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू होता है, रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो 2 गलत था, यहाँ 2 गलत, यहाँ गलत हो गया। जीरो कूपन के बारे में अगर आपको पता होता तो आप 4 यहाँ गलत करते, यहाँ 4 गलत करते। अब लास्ट बचता है कमर्शियल पेपर। दिस इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, दिस इज करेक्ट। वी हैव सीन शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है कमर्शियल पेपर, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 and 3। ठीक है, वही चीज को आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या होता है देखो, पार्टिसिपेटरी नोट समझ जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ध्यान रहे, यहाँ जब हुंडी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम आपको बताएं कि हुंडी जो है ना वो एक तरीके का प्रोमिसरी नोट्स है, एंड दिस प्रोमिसरी नोट ये पी नोट से अलग होता है, पार्टिसिपेटरी नोट से अलग होता है। ठीक है, क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट समझते हैं। ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा। किसको इशू किया जाता है, टू ओवरसीज इन्वेस्टर। अब मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है एंड वो कैसा है, रजिस्टर्ड है, मतलब सेबी वगैरह के साथ वो रजिस्टर्ड होगा। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो क्या कर रहा है, ये पी नोट को इशू कर रहा है किसको, ओवरसी इन्वेस्टर को, जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मान लो हमारे कंट्री इंडिया में, तो इंडिया में कौन है रेगुलेटर, सेबी। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है ये सेबी से रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे कुछ ओवरसी इन्वेस्टर हैं, विदेशी कुछ लोग हैं, राइट, बाहर के लोग हैं, वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन से उनको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा इंक्वायरी होगा, जांच पड़ताल होगा, राइट। अब इनको इन्वेस्ट तो करना है, तो इन्वेस्ट जब इनको करना है तो ये जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इशू करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, कि आपको पार्टिसिपेट ही करना है ना, प्रॉफिट ही कमाना है ना इंडिया के मार्केट से। तो ये रजिस्टर्ड एफपीआई पी नोट को इशू करते हैं, एंड ये पी नोट जो है ये ओवरसी इन्वेस्टर इसको खरीदता है। ठीक, पर्पस क्या है, टू अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज विदाउट रजिस्टरिंग डायरेक्टली विद द सेबी। अब होगा क्या, ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडियन मार्केट का उसको एसेसिबिलिटी मिल जाएगा विद एंड while maintaining the anonymity, इसके बारे में लोग को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस इज पार्टिसिपेटरी नोट। तो पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर, जो ओवरसी इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो आंसर पार्टिसिपेटरी नोट होगा। हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पहले ही देखा है यहाँ पे, राइट। क्या होता है, अननेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया था बैंक के द्वारा डीमेटेरियलाइज फॉर्म में और एज अ प्रोमिसरी नोट। पर्पस क्या है, टाइम बाउंड डिपॉजिट विद फिक्स इंटरेस्ट। हमने कमर्शियल पेपर भी देखा ना यहाँ पे। दिस इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया था इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। कॉर्पोरेशन यूज करता है इसको टू मीट द शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। फिर होता है प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट्स क्या है, दिस इज अ रिटन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर द इशूअर प्रोमिसेस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पेई ऑन अ फिक्स्ड और फ्यूचर डेट। इसीलिए तो इसको इन सबको प्रोमिसरी नोट कहा जा रहा है। ये हुंडी वाले क्वेश्चन में भी इसको प्रोमिसरी नोट कहा जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ रिटन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट where the issuer, जो इशू करने वाला है, he promises to pay a specific amount to the payee on a fixed date on a future date। इसको ट्रेड फाइनेंसिंग लेंडिंग एग्रीमेंट्स में यूज किया जाता है, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, एंड वही चीज आपको यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दिस इज रॉन्ग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फिर कौन मैनेज करेगा, मैंने स्टेट लेवल पे थोड़ी कोई आरबीआई जैसा कुछ एंटिटी है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट मैनेजेस एंड सर्विसेज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट securities. However, this is based on the agreement with the individual state government. ठीक है। दूसरा, treasury bills are issued by government of India and there are no treasury bills issued by state government. This is correct. treasury bill क्या होता है, T bill क्या होता है, These are short term money market instruments. अब short term है तो obviously वो money market होगा, तो these are short term instrument issued by central government only and not by state government. short term जैसे कि 91 days, 182 day,
364 डे, इतना टेनोर होता है, 91 डे का टेनोर होगा, 182 डे में मैच्योर हो रहा है, 364 डे मतलब कि एक साल से कम का टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का। दिस इज ट्रेजरी बिल। फिर लिख रहा है ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रेजरी बिल भी जो है वो क्या है, एक तरीके का जीरो कूपन सिक्योरिटी, मतलब ये पीरियोडिक इंटरेस्ट पे नहीं करता है। एंड जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये सब हमें पता है बहुत अच्छे से। जीरो कूपन सिक्योरिटी क्या होता है, तो होता क्या है, ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है एंड वो फिर रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। मान लो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, तो इसको इशू किया गया 80 रुपए में, तो इन्वेस्टर का कितना लगा, 80 रुपए। जब मान लो 91 डेज का होगा, तो 91 डेज जब पूरा हो गया तब वो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला, उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया था 80, उसको मिला 100 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू अपॉन मैच्योरिटी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 and 3, right? I have already explained all these things, right? Question number 12. Now this is from 2016. क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड समटाइम सीन इन द न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये मसाला बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है बॉन्ड क्या होता है, राइट? सो मसाला बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया, राइट? एंड दीज आर इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन entities to raise fund from the foreign investor। ठीक, तब क्या हो रहा था, हम लोग बॉन्ड में देखे कि कोई एक कंपनी है, उसको पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड इशू कर रहा है। ये बॉन्ड जो है वो एक इंडिविजुअल खरीद रहा है एंड ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाता था। ये इंडिविजुअल एक तरीके से क्या किया, कंपनी को पैसा दे रहा है। एक सेकंड, ये इंडिविजुअल इस कंपनी को क्या दे रहा है, पैसा इस इंडिविजुअल के पास आ रहा है, बॉन्ड पेपर। एंड जब मैच्योरिटी हो रहा है तो वो किस प्रकार का बॉन्ड है, उस हिसाब से इसको फायदा होता है, इसको रिटर्न मिलता है, किसको, इस इंडिविजुअल को। लेकिन मसाला बॉन्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो दिस इज इशूड outside India and this is issued by Indian entities but for the foreign investor। इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दीज मसाला बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस। कर कौन रहा है इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर। कहाँ किया जा रहा है, इंडिया के बाहर, बट ये कौन से रुपीस में डिनोमिनेटेड है, सो इंडियन रुपीस, विच मीन्स रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज बोर्न बाय दिस फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ द इंडियन इशूअर। मतलब जब ये इशू किया गया, मान लो तब मान लो $1, समझना $1 70 रुपए का है, ठीक। एंड जब रिडीम, जब मान लो मैच्योर हो गया ये बॉन्ड, तब मान लो $1 का दाम 80 रुपए है या $1 का दाम 50 रुपए हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको इंडियन रुपीस में डिनोमिनेट करके बेच, मतलब मार्केट में लाया गया है। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट किस में किया है, इंडियन रुपीस में। अब वो फ्लक्चुएट हो, एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नुकसान, अगर एक सेंस में देखा जाए, अगर इसका होना है तो इसका होगा नुकसान। इंडियन एंटिटीज को कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक। अब पहला स्टेटमेंट देखो, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन which offered these bonds is an arm of World Bank. This statement is correct. The first masala bond was issued by International Finance Corporation 2014 में, एंड 2016 में देखो क्वेश्चन पूछा गया। IFC जो है, दिस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IFC, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, या सही है, and are source of debt financing for public and private sector. This is also correct, right? So masala bonds are denominated in Indian rupees even though they are issued in the foreign markets. Since they are not in the foreign currency, तो Indian issuer को exchange rate risk होगा ही नहीं, बल्कि ये risk कौन bear कर रहा है, तो foreign investors. And both public and private entities can issue the masala bond for debt financing, that is raising money to pay off debt or fund project, उसको डेट फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, दैट इज सी, ठीक है। अब जब आप ये समझ गए तो मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो FSDC के बारे में पहले कुछ समझ ले कि दिस FSDC was set up in 2010 by an executive order of union government. This is not an statutory body because it is set up by executive order ना। तो statutory body, अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये एक statutory body है, तो ये एक statutory body नहीं है। statutory body मतलब कि किसी एक्ट के थ्रू अगर बॉडी को, किसी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है तो उसको statutory body कहा जाता है। तो FSDC is not a statutory body because it is established by an executive order, and the purpose behind establishing this FSDC was to strengthen the financial stability and coordination among the financial regulator। तो financial regulators जैसे कि RBI, SEBI, IRDAI है ना, PFRDA
एंड अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन हो, उसके लिए इस एफएसडीसी को लाया गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट देखो, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, एकदम नहीं, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन इसको एस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा 2010 में। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज करेक्ट। एंड सोच के भी देखो इसमें ना मतलब और कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो इसमें आपको हेड्स ऑफ आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए एंड अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के हेड होते हैं। तो उनमें से किसी एक को तो चेयरमैन बनाया नहीं जाएगा, तो सबसे बढ़िया किसको चेयरमैन बना देना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। ऐसे भी सोच सकते हो। अब अगर आप आरबीआई के गवर्नर को अगर आप चेयरमैन बना रहे हो, या सेबी के चेयरमैन को आप यहाँ पे चेयरमैन बना रहे हो एफएसडीसी का, तो क्या कौन से बेसिस पे बना रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 तो गलत है, तो 1 गलत है, तो ये गलत हो गया। 2 सही है, अब 3 देखने का जरूरत है नहीं। इट मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज करेक्ट, राइट। अब ये सब स्टेटमेंट क्या होता है ना, एग्जाम में सोचने पे लगता है कि पता नहीं ये सही है नहीं है, तो सच्चाई है कि इस स्टेटमेंट से फर्क क्या पड़ रहा है। अगर हमको पता है कि इसका नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गया ये गया। अब बचा आपके पास ये। अब हमको अगर पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर सी होगा। एफएसडीसी का फंक्शन क्या है, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, दैट इज इंश्योरिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल लिटरेसी इसका दूसरा फंक्शन, एजुकेटिंग पीपल अबाउट फाइनेंशियल मैटर। उसके बाद जो हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एक फंक्शन है। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। ये कुछ फंक्शंस थे, राइट। सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। अगर थोड़ा बहुत भी मतलब आइडिया होता तो आंसर मिल जाता है इसका आराम से आपको। वेंचर कैपिटल क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आदमी इसमें पैसा लगा रहा है, ये छोटे बिजनेस में, ये स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, लेकिन उसके बदले इसको क्या मिल रहा है, इसको इक्विटी मिल रहा है, राइट। एंड ये आदमी क्यों पैसा लगा रहा है, बिकॉज उसको दिख रहा है कि ये इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पैसा लगा रहा है, यही पैसा तो वेंचर कैपिटल कहलाएगा। अब जो इन्वेस्टर ये वेंचर कैपिटल लगाएंगे वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, वीसीज। अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि वेंचर कैपिटल जो है वो रिस्की है। क्यों रिस्की है, बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड इन द अर्ली स्टेज बिजनेसेस, जो कि फेल भी हो सकता है या फिर सक्सीड भी कर सकता है। तो आपको मतलब थोड़ी पता है कि 100% सक्सीड करेगा। आपको इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि अच्छा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन हो सकता है फेल भी कर जाए। क्यों, क्योंकि अभी ये मतलब बहुत ज्यादा अर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो दिखा नहीं रहा है। तो ऐसे लोग वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, ऐसा पैसा वेंचर कैपिटल कहलाता है। तो अच्छा, यहाँ पे इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग का बात किया था ना, क्या होता है इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो लोन नहीं दे रहे ना, वो जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, स्टार्टअप्स को, उसके बदले इनको क्या मिल रहा है, इनको उस कंपनी में ओनरशिप मिल रहा है, उनको इक्विटी मिल रहा है, ठीक है। अब आप पढ़ो ABCD। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री, शॉर्ट टर्म कैपिटल। अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, रुकते हैं। फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉस, नहीं। फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्री, एकदम नहीं। अब ये दोनों में होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर वो इक्विटी के लिए दे रहा है पैसा तो वो क्या होगा, दिस इज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स, क्योंकि समय लगेगा ना उसको ग्रो करने में। इन्वेस्टर वेट फॉर द बिजनेस टू ग्रो एंड सक्सीड बिफोर एग्जिटिंग थ्रू एन IPO एक्विजिशन। तो ये सब करके जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनको पैसा वो लोग कमाएंगे, राइट, लेकिन समय लगेगा ये IPO या एक्विजिशन के थ्रू भी पैसा कमाने में। ये वेंचर कैपिटलिस्ट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। वही चीज आई हैव रिटन हियर, राइट। नेक्स्ट चैप्टर 5, इंश्योरेंस, पेंशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड इस चैप्टर को खत्म करने से हमारा फर्स्ट पिलर दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2024। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, दीज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड। बॉन्ड से पता चल रहा है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अब ये कैसा डेट इंस्ट्रूमेंट है, सो दीज आर इशूड बाय कंपनीज। तो नाम में लिखा हुआ है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो कंपनीज इशू कर रहा है टू बोरो मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, एंड इन रिटर्न कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को क्या इंटरेस्ट पे करता है रेगुलर इंटरवल पे, राइट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड तो ये हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, सो दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, डजंट
matter. So these are debt instrument issued by government to borrow the money from the public फॉर फंडिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स। अब आप बताओ इनमें से कौन कौन लोग हैं ये दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकता है, पेंशन फंड भी कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकता है। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। इंश्योरेंस कंपनी का बात करें तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, दे बोथ आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो LIC है या फिर ICICI प्रूडेंशियल है, दे इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स टू अर्न द स्टेबल रिटर्न एंड मैनेज द पॉलिसी होल्डर फंड्स सेफली। दूसरा, क्या पेंशन फंड इन्वेस्ट कर सकता है ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? एकदम कर सकता है। पेंशन फंड जैसे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, These are allowed to invest in corporate bonds and government securities। इसी में तो पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि जिसके थ्रू ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं रिटायरमेंट सेविंग को, राइट। इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर, तो हाँ रिटेल इन्वेस्टर मतलब मेरे आपके जैसे लोग, कॉमन लोग, दे कैन इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू RBI's रिटेल डायरेक्ट स्कीम। हमने पढ़ा ना रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। तो आंसर क्या होगा? तीनों आंसर होगा, राइट। सो आंसर ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फ्रॉम 2023, दिस इज अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं आराम से। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ऐसा ग्रुप है, ऐसा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मेनली इसमें वुमेन होती है, राइट। मेनली हम बोल रहे हैं, सिर्फ नहीं बोल रहे। सो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मेनली वुमेन, हु कम टुगेदर टू सेव मनी, टेक लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फार्मिंग या फिर पर्सनल नीड्स। तो अपने मतलब पर्सनल नीड्स के लिए, फार्मिंग के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए ये एक छोटा ग्रुप है जिसमें मेनली आपको वुमेन होती हैं जो एक साथ आती हैं टू सेव मनी, टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। पर्पस क्या है? नाम से क्या मतलब ये सारे से आपको क्या पता चल रहा है? पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी। अब यहाँ क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियल डेप्राइव्ड। दिस इज रॉन्ग। इतना मतलब डिटेल में पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है, दिस वाज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ RBI और SBI, राइट। दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ NABARD, ठीक है। दूसरा, in an SHG all members of the group take responsibility for a loan that an individual member take। एक SHG है, उसमें कुछ ग्रुप्स होंगे, मतलब सॉरी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, हमने देखा यहाँ पे। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल मेंबर। तो दिस इज करेक्ट। दिस इज कॉल्ड joint liability. This is called shared responsibility. If one member cannot repay the loan, the whole group helps to repay, ensuring that banks feel safe to lend money to any of these member of the group। कि अगर एक आदमी मान लो ये अगर लोन पे नहीं कर पा रहा है ना, तो सारे लोग मिलके लोन पे कर देंगे, रीपे कर देंगे, ताकि जो बैंक इस ग्रुप को लोन दे रहा है उस बैंक को कॉन्फिडेंस इस बात पे हो कि ठीक है अगर हम इसमें से किसी एक मेंबर को लोन देंगे एंड अगर वो मेंबर लोन नहीं चुका पा रहा है तो ग्रुप जो है बाकी मेंबर्स एज ए ग्रुप लोन चुका देंगे, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? RRB that is Regional Rural Bank and Scheduled Commercial Bank support SHGs। एकदम क्यों नहीं होगा? तो फर्स्ट वाला SBI के कारण गलत हो गया क्योंकि NABARD होगा, एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2। दिस वाज फ्रॉम 2023। बोथ रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक प्रोवाइड सपोर्ट टू द SHG। They provide loans, saving account, other financial services to SHGs, ठीक है। अब I have written everything जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इनिशिएटिव NABARD का था, बस इतना ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 2020 बोल रहा है अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो पहला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है। सो किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम to provide timely and easy loans to farmer for agriculture, fisheries, animal husbandry, and this Kisan Credit Card scheme was launched by या created by NABARD. This was launched by Government of India। चल में ये होगा, right? This was launched by Government of India and this is created by NABARD। Purpose क्या है? Purpose है to ensure that the farmer get शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कम ड्यूरेशन के लिए जो पैसा मिलता है, कम टेन्योर का जो पैसा मिलता है वो पैसा फार्मर को मिले फॉर वेरियस फार्मिंग एंड अलीड एक्टिविटीज एंड दैट टू एट लो इंटरेस्ट रेट। कम दर पे, कम इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा मिले, राइट, उसको लोन मिले, उसको क्रेडिट मिले। अब पूछ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड
के तहत जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल रहा है फार्मर्स को, वो कौन कौन से पर्पस के लिए मिल सकता है? तो पहला देखो, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, क्यों नहीं मिल सकता? एकदम मिलेगा। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, रुको अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड, consumption requirement of farm households, KCC also provides fund for personal expenses जैसे कि फूड, एजुकेशन, मेडिकल नीड्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड। थर्ड, फोर्थ, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी मिलेगा। फार्मर नीड मनी आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर स्टोरेज, फॉर पैकेजिंग, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्रॉप्स, एंड इसमें केसीसी मदद करता है। ये देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। खुद से सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल रहा है, कहां से ये होगा आंसर? तो जैसे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, आपके पास बचता है 1 3 4 एंड 1 2 3 4। आप हार्वेस्टर खरीद रहे हो, ट्रैक्टर खरीद रहे हो, बड़ा अमाउंट है ना, जब छोटे समय के लिए मिल रहा है ये। तो मिनी ट्रक खरीद रहे हो, ये सब नहीं होगा। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फार्मर को मिल जाए लो इंटरेस्ट रेट पे, राइट? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 3 4। ये सब आप बताओ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या? फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर वो ट्रैक्टर खरीद रहा है, अगर वो स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम 2020, बोल रहा है, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड in addition to payment for losses of funds and other benefits in India under cyber insurance for individual, इनमें से कौन सा बेनिफिट जनरली कवर होता है in addition to payment for loss of fund and other benefits? 2020 का क्वेश्चन है। अब पहले तो यही नहीं पता है कि साइबर इंश्योरेंस क्या होता है, तो अब उसमें कौन कौन सा बेनिफिट्स मिलता है ये लोगों को कैसे पता होगा? तो साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? साइबर इंश्योरेंस नाम से पता चल रहा है कि एक किसी प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी है। So this is a type of insurance policy that provide financial protection against online threats, fraud, cyber crime. It help individuals, it help businesses recover from data breaches, identity theft, financial fraud and online scams. समझ में आया? साइबर इंश्योरेंस क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन चाहिए भाई? तो अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट, हैकिंग, फ्रॉड, साइबर क्राइम्स। तो ये साइबर इंश्योरेंस क्या क्या चीज कवर करेगा? तो अगर ऑनलाइन फ्रॉड के कारण कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, वो कवर होता है। अगर आपके पर्सनल डेटा का लॉस हुआ है ड्यू टू हैकिंग, लीगल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ साइबर क्राइम, रिकवरी कॉस्ट फॉर रीस्टोरिंग लॉस्ट और स्टोलन डेटा, कि आपका डेटा लॉस्ट हो गया, राइट, उसको रिकवर करना है, उसमें जो खर्चा आ रहा है, ये सारा कुछ साइबर इंश्योरेंस में कवर होता है, राइट? तो फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू ऑनलाइन फ्रॉड, लॉस ऑफ पर्सनल डेटा ड्यू टू हैकिंग, लीगल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ साइबर क्राइम, रिकवरी कॉस्ट फॉर रीस्टोरिंग लॉस्ट और स्टोलन डेटा। क्या क्या कवर नहीं होता है? अब अगर कोई, मतलब सोचो, एंड ये कवर भी क्यों होगा? अगर कोई इंटेंशनली अपने कंप्यूटर को डैमेज कर रहा है, तो साइबर इंश्योरेंस इस चीज को थोड़ी कवर करेगा, मतलब पागलपंती को थोड़ी कवर करता है साइबर इंश्योरेंस। अब आपको, मतलब आप पागल हो गए हो, आप कंप्यूटर अपना तोड़ रहे हो, तो राइट, क्यों कवर होगा ये? सो साइबर इंश्योरेंस वोंट कवर द कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, राइट, इन दिस केस। एंड अगर इस तरीके का कुछ अगर होता भी है ना, कि चलो ठीक है, एक्सीडेंटली मान लो मेरा मोबाइल टूट गया या कुछ और कारण से टूट गया, तो उसके लिए कुछ अदर हार्डवेयर स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट साइबर इंश्योरेंस, राइट? अब देखो, पहला, कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, सही बात है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो कोई आदमी जानबूझ के कंप्यूटर खराब करे तो उसका वो थोड़ी कवर होगा। तो 1 गलत, तो सॉरी 2 गलत, तो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते अगर आपको साइबर इंश्योरेंस नहीं भी पता है तो। क्यों? क्योंकि आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो ना फिर से, कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, अगर कोई बदमाश, अगर कोई शैतान अपना कंप्यूटर जानबूझ के विलफुली डैमेज कर रहा है, तो अब आप बताओ कि क्या आपको इस क्वेश्चन के लिए साइबर इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए था? एकदम नहीं। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए ना, शांत होके क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा। अब होगा क्या, ये चीज आप मिस कैसे कर जाओगे? क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर रहेगा, इसके पहले का बहुत सारा क्वेश्चन आप छोड़ चुके हो एग्जाम में, मतलब बहुत सारा बात चल रहा है ना आपके दिमाग में एग्जाम के समय। उस प्रेशर सिचुएशन में मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट को पकड़ना होगा, नहीं तो क्या होगा ना कि बाकी स्टेटमेंट के जैसा आप इसको भी पढ़ के निकल जाओगे। एंड सबसे बेतुका स्टेटमेंट तो यही है इन चारों में। थर्ड स्टेटमेंट देखो, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ये भी सही है। तो
इसके बारे में एक्चुअल में जानना नहीं था, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था यूपीएससी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते, आप ए को गलत करते, सी को गलत करते, डी को गलत करते, आंसर होता आपका बी 1, 3 एंड 4। हालांकि जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। अब ये अगर आपको आता है आप तभी कर पाओगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए, या जो 2019 में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे या जिनका भी एग्जाम था 2019 में, उनको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। उसका सिंपल सा कारण क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है लीड बैंक स्कीम, एंड यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर में लीड बैंक स्कीम के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है। एंड जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछा तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो ये उसका यूनिक पॉइंट है ना, सर्विस एरिया अप्रोच। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जब दोबारा क्वेश्चन आया तो आपको ये सही करना चाहिए था। सो व्हाट इज द सर्विस एरिया अप्रोच? दिस वाज लॉन्च्ड इन 1989, राइट? द पर्पस वाज टू इंश्योर planned and systematic development of rural and semi-urban areas। and ये कैसे डेवलपमेंट करना है, ये कैसे प्लान डेवलपमेंट, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करना है रूरल सेमी रूरल एरियाज का? थ्रू बेटर बैंकिंग सर्विसेज। दिस इज पार्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम which assign specific bank to take responsibility for certain areas। कि ये कुछ बैंक्स हैं, ये बैंक इस पर्टिकुलर एरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड उस प्रकार से उस एरिया को, वो जो रूरल एरिया है, वो जो सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पे बेटर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, और उससे उस एरिया का क्या होगा? सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होगा। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज। ईच बैंक ब्रांच इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज आर असाइंड अ सर्विस एरिया of 15 to 25 villages, and the bank branch had to ensure adequate credit supply to meet the local needs। अब आप खुद से सोचो कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा? To increase the productive lending in rural areas, to create strong links between bank credit and production, and to improve the productivity, income level and rural economic development। हमसे सिर्फ पूछा कि ये किसका पार्ट? तो ये लीड बैंक स्कीम का पार्ट, राइट? जो आपके काम का है यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 2016 का ये क्वेश्चन है। सो अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो दिस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है कहाँ के वर्कर को? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को, जैसे कि डेली वेज अर्नर हो गए, स्मॉल शॉपकीपर हो गए, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगा बिटवीन 1000 to 5000 पर मंथ, राइट? ठीक है यहाँ तक। अब पहला स्टेटमेंट देखो, इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। यहाँ मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलेगा, मतलब 1000 तो पक्का मिलेगा, 5000 मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मिनिमम 1000 तो मिलेगा ही। अब 1000 से 5000 के बीच में कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली can join the scheme। No, this is not correct। The scheme is not open to all adults in the family। It is for individual between 18 to 40 years who must contribute until 60 years of age, राइट? ये हर फैमिली से एक पर्सन के लिए हो ऐसा नहीं है ना। जो भी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम है, राइट? जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा, एंड वो इंडिविजुअल 18 से 40 साल का है, एंड वो कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको पेंशन मिलेगा, दैट्स इट। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 1 मेंबर होना चाहिए एक फैमिली से सिर्फ, नहीं, एकदम नहीं। तो 2 अगर गलत तो ये बी गलत एंड डी गलत। थर्ड, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। मान लो ये हस्बैंड है, इसने सब्सक्राइब करा था, राइट? अब जब इसका डेथ हो जाएगा तो क्या वही सेम पेंशन स्पाउस को मिलेगा? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो स्पाउस विल रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट, एंड फिर जब स्पाउस का डेथ होगा तो नॉमिनी को लमसम कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ठीक है? हमको पता मतलब क्या चल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन से, कि बहुत एडवांस में कुछ नहीं पढ़ के बेसिक फीचर देख लेना है, काम खत्म। टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना है। आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, मुद्रा क्या होता है? दिस इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका पर्पस क्या है बताओ? ये मुद्रा एजेंसी है तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड लोन टू
स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन फार्म है अपने नेचर में। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है? अप टू 10 लाख। एंड ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आ गया जब हम पर्पस बताएं, टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज दैट आर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म इन नेचर। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू ब्रिंग द स्मॉल बिजनेसेस इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड उनका फिर उस हिसाब से ग्रोथ हो। अब मुद्रा किस प्रकार से काम करता है? तो मुद्रा डायरेक्टली बोरोवर को लोन नहीं देता है। इंस्टेड लोन्स आर गिवन थ्रू बैंक, एनबीएफसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक रीफाइनेंस स्कीम है ना, नाम में लगा हुआ है रीफाइनेंस। मतलब क्या है कि ये बैंक अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर को पैसा दे रहा है तो मुद्रा जो है वो इस बैंक को फंड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक। अब मुद्रा लोन भी आपको 3 प्रकार का होता है, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। शिशु में 50,000 तक लोन मिलेगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक मिलता है, तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। राइट। तो जब इतना सब आप कहानी सुन लिए तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द गोल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आई हैव रिटन एवरीथिंग यहाँ पे। ठीक है। Now question number 8, with reference to प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना consider the following statement। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर बात करेंगे, so this is a central government sponsored crop insurance scheme, crop insurance scheme है ना, फसल बीमा योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। अब ये फाइनेंशियल लॉस कैसे हो रहा फार्मर को? ड्यू टू क्रॉप डैमेज, वो क्रॉप डैमेज जो कि नेचुरल कैलामिटीज के कारण हो रहा है। ठीक है, बेसिक पता चल गया। अब देखो क्या कह रहा है, अंडर दिस स्कीम द फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। नहीं, प्रीमियम रेट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? बिकॉज खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम क्या है? 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, कि आप जितना का इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। राबी के लिए 1.5% है, कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। तो प्रीमियम रेट यहाँ कह रहा है कि सेम है 2% का। नहीं, 2% तो सिर्फ खरीफ का है, राबी का 1.5 है, कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर का 5%। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। राइट। स्टेटमेंट 2 देखो, द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन्स। सही है, क्योंकि हमने पढ़ा पर्पस क्या है? पर्पस है टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू क्रॉप डैमेज caused by natural calamities। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इट कवर्ड लॉसेस ड्यू टू इल्ड लॉस अगर हुआ है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ है, इफ फार्मर कैन नॉट शो ड्यू टू बैड वेदर, तब आपको जो लॉस हो रहा है, लोकलाइज डिजास्टर के कारण अगर कोई लॉस हुआ है, तो ये सब चीज जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर करता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, देखो इस प्रकार के लॉस को कवर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये दिया हुआ है कि अर्लियर लोनी फार्मर्स वर मैंडेटरली कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन 2020 से इट इज एन ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 का ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था? ये 2014 के आसपास आया था। राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत फेमस योजना है, ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड in India, right? And this was done under National Mission for Financial Inclusion। अगर कुछ भी नहीं पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, इतना पता है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना था हर हाउस होल्ड को। इस योजना के तहत एम था कि हर इंडियन, स्पेशली द पुअर, हैज अ बैंक अकाउंट विद एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे क्रेडिट, जैसे इंश्योरेंस, जैसे पेंशन। अगर इतना पता होता तो आराम से आप इसका आंसर जो है वो सी को टिक करते कि द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, नॉट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, नॉट टू promote the women's self-help group in backward area, and not to provide housing loan to the poor people at the cheaper interest rate, but to promote financial inclusion। राइट। उसके अलावा भी क्या बेनिफिट्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, है ना, एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट विदाउट नीडिंग टू मेंटेन अ बैलेंस। मनी जो भी इस अकाउंट में रखा जाएगा उसमें आप इंटरेस्ट को अर्न करोगे। रुपे डेबिट कार्ड का प्रावधान लाया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दैट इज अ लोन अप टू 10,000 कैन बी अवेल्ड आफ्टर 6 months ऑफ सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। एंड दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना इट एक्टेड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इट वाज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट वाज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अटल पेंशन योजना,
वी हैव ऑलरेडी सीन अ क्वेश्चन ऑन दिस। पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हमने ये भी देखा था, स्मॉल बिजनेस लोन। तो इन सब स्कीम्स को लेके ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है इन सब स्कीम्स के लिए, राइट। तो मिला जुला के क्रक्स क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना वाज द पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, पूछा ना लीड बैंक स्कीम, कि इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट टू एक्सपेंड द बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल एरिया, जहां बैंकिंग फैसिलिटीज लिमिटेड है। हर डिस्ट्रिक्ट वाज असाइंड, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक असाइन किया जाएगा जिसको लीड बैंक कहा जाएगा, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ये सर्विस एरिया अप्रोच वाला पॉइंट, ये सारा कुछ हमने देखा ही था, ठीक है। सो आंसर क्या होगा कि बेसिक एम क्या है लीड बैंक स्कीम का, कि इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है द एम्प्लॉइज ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, सॉरी। तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनमें से कौन कौन जो है उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। तो पहला तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या है, दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट प्रोवाइड financial and medical support to the worker in case of sickness, in case of maternity leave, in case of disability due to workplace injury, in case of death caused by employment related hazards, right। अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है इट कवर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अब इतना पता है तो ऑब्वियसली आप आंसर कर लेते टेक। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉय वर्किंग इन फैक्ट्रीज, शॉप्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी 1 2 3 4। इसके अलावा भी मैंने कुछ यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इट अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉइज। इसमें कुछ फिक्स परसेंटेज एम्प्लॉय एंड कुछ फिक्स परसेंटेज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, and this is governed by Employee State Insurance Act, which allows state and central government to extend it to various establishment, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to आम आदमी बीमा योजना consider the following statement। 2011 का क्वेश्चन, अब तो कोई सेंस बनता नहीं है लेकिन ठीक है। तो पहले ये आम आदमी बीमा योजना जो है, this was a scheme launched in 2007 to provide insurance कवरेज टू लो इनकम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। अब इस आम आदमी बीमा योजना के तहत किन किन लोगों को इंश्योर किया जाएगा, राइट, मतलब कौन कौन लोग इसके अंदर कवर्ड होंगे। तो पहला तो है कि ओनली 1 मेंबर पर हाउस होल्ड। अब ये जो है वो हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं अगर वो फैमिली के द्वारा चुने गए हैं तो, या कोई अर्निंग मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट 1 पढ़ो, द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी head of the family or earning member of the family in rural landless household, this statement is correct। दूसरा स्टेटमेंट देखो, the member insured must be in the age group of 30 to 65 years, no this is incorrect, 18 से 59 years होना चाहिए, तो ये गलत हो गया 2, जैसे 2 गलत तो ये गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखो, there is a provision for free scholarship for up to 2 children of the insured who are studying between 9 and 12, this is also करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, सी। अब क्या ये सब ध्यान रखना है, एकदम ध्यान नहीं रखना है। आपको इससे ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है अगर कोई स्कीम का पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात यह है कि एक स्कीम उठाना है, अब उस स्कीम से जो भी उसके बेसिक पॉइंट है उस स्कीम के बेसिक पॉइंट को बस दिमाग में रख लेना है, उसके ऑब्जेक्टिव को रख लेना है, कौन कौन लोग उस स्कीम के तहत कवर होंगे उसका रख लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक। तो हर स्कीम से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 4 से 5 पॉइंट निकलेगा हर स्कीम से, नहीं तो क्वेश्चन तो पूछेगा एक। अब स्कीम रटने के चक्कर में अगर PT 365 का आप चाह रहे हो कि मॉड्यूल आप रट लो तो फिर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको, राइट। तो ये एज सच क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है इससे ये समझना कि अगर स्कीम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के खत्म होने से हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस ये जो फर्स्ट पिलर था ये हमारा कंप्लीट होता है, राइट। हमने अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस को बहुत ग्रेट डिटेल में कवर करा है, ठीक है। एंड
ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये बैंकिंग फाइनेंस जहाँ तक कवर हुआ है ना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई और भी पीडीएफ वगैरह चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अदर पीडीएफ एंड अपडेट, you can join this telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. So that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind.